हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सीरीज़ है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर के एंड में रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन एक और सॉल्व करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस सही हो अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है। आप खुद देखो कि Cl यहाँ पे -1 में है और Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl2 में वो कहाँ पहुँच गया 0 में, और सारे के सारे Cl एटम का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, कुछ Cl -1 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक तरीके से बोलेंगे कि HCl का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाता है। -1 से पहुंचा है 0 में, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस है, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है तो खुद रिड्यूस होता है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और CrCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। +6 से +3 पर क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो K2Cr2O7 खुद रिड्यूस हुआ है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाया है। इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो स्टेप 1, राइट रेडॉक्स रिएक्शन एंड इंडिकेट एवरी एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या लिखा मैंने, K2Cr2O7 प्लस HCl और इससे बन रहा है अपने पास KCl प्लस Cl2 प्लस CrCl3। अच्छा, एक बात और, इसी रिएक्शन को चाहे तो हम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं और केवल उन्हीं आयंस को लिख सकते हैं जिनमें किसी न किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। स्पेक्टेटर आयंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि Cr2O7 2- प्लस किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl- का। इससे क्या बन गया, KCl को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, Cl2 बन गया और क्या बन गया CrCl3। हम चाहें तो इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख के भी बैलेंस कर सकते हैं। स्पेक्टेटर आयंस को नहीं लिखा गया। स्पेक्टेटर आयंस किसे बोलते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इस बार क्या करते हैं, हम सारा कंप्लीट लिखते हैं और कंप्लीट जो बिना काम के आयन है ना, जिनको स्पेक्टेटर आयन बोल रहे हैं, उनको लिखते हुए भी हम रिएक्शन को शुरुआत से ही बैलेंस करते हैं। तो बताइए, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्रोमियम का है +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1 होता है, क्लोरीन -1 है, पोटेशियम अगेन +1 है, क्लोरीन -1 है, Cl2 में क्लोरीन 0 है, CrCl3 में क्लोरीन -1 है, तो क्रोमियम आएगा +3। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का चेंज इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो आप उसे इक्वल बनाइए मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल नंबर। तो अगेन लिखता हूँ मैं, K2Cr2O7 प्लस HCl, इससे बन रहा है KCl प्लस Cl2 प्लस CrCl3। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो बाकी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का ज़रूरत नहीं है। +6 से +3 इलेक्ट्रॉन 3 का चेंज आ रहा है पर क्रोमियम एटम, लेकिन इस स्पीशीज़ में कितने क्रोमियम एटम है, 2। दोनों क्रोमियम एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन चेंज। Cl की बात करें, Cl -1 से 0, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। लेकिन यहाँ Cl2 है तो Cl2 में कितना एटम्स है, 2 Cl है, तो 2 Cl एटम्स के लिए कितना इलेक्ट्रॉन के चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। अब आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन चेंज को इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के चेंज को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखना अभी 3 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा ताकि क्लोरीन एटम भी इक्वलाइज यहाँ पे हो जाए। 6 क्लोरीन एटम
पर क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, तो टोटल 6 क्लोरीन एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। सिमिलरली इस स्पीशीज़ को देखिए आप, K2Cr2O7, और इधर क्या है अपने पास KCl + CrCl3। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, इधर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन यहाँ पे देखो क्रोमियम कितना है, 2 है, और CrCl3 में क्रोमियम कितना है, 1 है, तो क्रोमियम एटम को तो इक्वल बनाना पड़ेगा। टोटल 2 क्रोमियम एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। अभी क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में वो इक्वलाइज हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट का सबसे खास बात मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चेंज को इक्वलाइज करने के बाद आपको एटम्स को भी बैलेंस करना है। ओनली एटम्स अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोज एटम्स मस्ट बी बैलेंस्ड। तो अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन है अपने पास, क्रोमियम है, Cl है, पोटेशियम है। हाउ मैनी पोटेशियम, 2, हाउ मैनी पोटेशियम, 1, तो यहाँ 2 लगा दिया। क्लोरीन कितने अपने पास, 6, क्लोरीन कितना है, 6 + 6 + 2 14, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 8 क्लोरीन माइनस ऐड कर सकते हैं। टोटल क्लोरीन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना ही नहीं है। थर्ड स्टेप में हमें चार्ज बैलेंस करना होता है यूजिंग H+ आयन और OH- आयन डिपेंडिंग ऑन मीडियम। रिएक्शन HCl से हुआ है, HCl एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ आयन का यूज़ करेंगे। K2Cr2O7 + 6 HCl + 8 Cl-, इससे क्या बन गया, KCl + CrCl3 + Cl2। राइट हैंड साइड में देखें तो सारी स्पीशीज न्यूट्रल है, तो चार्ज कितना है, 0 है। K2Cr2O7 HCl न्यूट्रल, चार्ज कितना है, 0 है, और 8 Cl-, टोटल 8 नेगेटिव चार्ज है, तो 8 पॉजिटिव चार्ज अगर लाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो 8 H+ यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। फोर्थ स्टेप, हाइड्रोजन को इक्वलाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट साइड में वाटर को ऐड करें, और फिर आप ये अपने आप ही देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम बाय डिफ़ॉल्ट इक्वलाइज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन को इक्वलाइज करने के लिए इक्वेशन वापस से लिखते हैं, प्लस इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 HCl, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 HCl, 2 KCl + 2 CrCl3 + 3 Cl2। 14 H+ या 14 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इक्वलाइज करने के लिए राइट हैंड साइड में मैंने लिखा 7 H2O। हाइड्रोजन एटम भी इक्वलाइज हो गए, अदर एटम्स पहले ही इक्वलाइज हो चुके थे। अब कौन बचा है, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बाय डिफ़ॉल्ट इक्वलाइज होता है, 7 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने HCl को ऑक्सीडाइज करवा के ये जो रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने बैलेंस कर लिया। काफ़ी इजी है, केवल ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का जो सेकंड मेथड अपने पास होता है, दैट इज़ कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। ये जो मेथड है पर्टिकुलरली इससे भी ज़्यादा इजी है, और हाफ रिएक्शन मेथड को ही आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते समय ज़्यादातर यूज़ करोगे। ओके, तो सेकंड मेथड जो रिडॉक्स बैलेंसिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हाफ रिएक्शन मेथड। पहला जो मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको और बोलते हैं। इससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए सेम रिडॉक्स रिएक्शन ले लेते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने लिया था, विच इज़ पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस KBr टू गिव KbRO3 एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ टू MnO2। तो क्या हो गया, KMnO4 + KBr दैट इज इक्वल टू MnO2 + KbRO3। ठीक है, अब ये सारे स्टेप्स अपने पास यहाँ पे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हाफ रिएक्शन मेथड को यूज़ करते हुए इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग के समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेथड ज़्यादा इजी है। सबसे पहला स्टेप है राइट आयनिक रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है
तो उसके जो आयन्स हैं उनको ब्रेक करके लिखें, और साथ ही साथ ये सेल्फ अंडरस्टूड हैं कि केवल उन्हीं आयन्स को आप लिखें विच आर अंडरगोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसे आयन्स जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है उन्हें हम चाहें तो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद एकदम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप चाहें तो इन्हें शुरुआत से कैरी करके चलेंगे तो हर बार रिएक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, ये कभी बैलेंसिंग में काम नहीं आएंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि केवल वही आयन्स आप सेपरेटली चूज़ करके लिखो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो क्या लिखा मैंने, KMnO4, दैट मीन्स MnO4 माइनस प्लस Br माइनस दैट इज गिविंग MnO2 plus bromate ion, that is BrO3 minus. Now identify oxidizing agent and reducing agent. KMnO4 is a very good oxidizing agent. It is oxidizing Br minus from -1 oxidation state to +5, total 6 electron loss. ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Br माइनस हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आगे राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सेपरेटली। तो दोनों हाफ को सेपरेट लिख देते हैं। MnO4 माइनस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन है, इसका मतलब यहाँ हो गया रिडक्शन। सिमिलरली Br माइनस से BrO3 माइनस -1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। बैलेंस ऑल आइटम्स अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप यही देख लीजिए कि Mn यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Br यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ज़रूरत अभी नहीं है। सारे आइटम्स अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H2O को ऐड करके, और यहाँ पे किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O ऐड करके। ऐसा करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन H2O में H एटम भी होता है, तो H एटम इम्बैलेंस हो जाएगा। उस H एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H+ आयन का यूज़ करो और हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करो। तो MnO4 माइनस, इससे बन रहा है MnO2। 4 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम इज रिक्वायर्ड ऑन राइट हैंड साइड। 4 H+ वहाँ पे ज़्यादा है, तो H+ आयन को यूज़ करते हुए बैलेंस कर दिया। सिमिलरली सेकेंड हाफ BrO3 माइनस, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर higher on right hand side, therefore 3 H2O is added, and again 6 H+. Other atoms, hydrogen atoms and oxygen atoms, all are balanced. Now it is time to balance charge. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ आयन या OH- आयन यूज़ करते थे, अभी क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन लिखता हूँ 4H+ प्लस MnO4 माइनस, दैट इज MnO2 प्लस 2H2। MnO2 H2 दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, 4+ H+ के ऊपर एक ही होता है, लेकिन 4H+ है, तो 4+ है, एक माइनस है, टोटल मिला के 3+। 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही होता है, 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 0, न्यूट्रल न्यूट्रल। अगला क्या है, 3H2O प्लस Br माइनस गिविंग BrO3 माइनस प्लस 6H+। अभी इधर क्या चार्ज है, 0 प्लस Br के ऊपर क्या है, -1, तो यहाँ चार्ज है -1। इधर कितना है, -1 6 प्लस कितना हो गया, +5। केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐड किया जा सकता है, तो राइट हैंड साइड ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये भी एक ट्रिक है कि अगर यहाँ फर्स्ट टाइम लेफ्ट हैंड साइड आ गए तो इधर कहाँ पे आएंगे, राइट हैंड साइड। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में अदर एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स एंड चार्ज ऑल आर बैलेंस्ड, और इस रिएक्शन को ऐड करके वापस से कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आने वाला है। क्या प्रॉब्लम है वो,
कि जब आप इसको इसको ऐड करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन विल कैंसल आउट 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड 3 इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट। शुरुआत में जो रिडॉक्स रिएक्शन आपको दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन तो कहीं दिया नहीं था, तो बैलेंस करने के बाद आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले आए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप इन दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरीके से ऐड करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ऐड होने के बाद कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड रिएक्शन में जोड़ देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन विल नाउ कैंसल आउट 6 इलेक्ट्रॉन एंड अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल कैंसल आउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 8H प्लस 2MnO4 माइनस and again 2MnO2 plus 4H2O. This reaction is plus 3H2O plus Br minus BrO3 minus plus 6H plus. अब इस रिएक्शन को आगे भी थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। H प्लस आयंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, वाटर दोनों तरफ से हटा के केवल एक ही तरफ आ जाएगा। तो 8H plus and 6H plus, 2H plus on left hand side, 3H2O and 4H2O, 1H2O on right hand side, rest all the species are same, plus Br minus, और यहाँ पे क्या है 2MnO2 plus BrO3 minus। ये जो अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप कि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस हुआ है। तो इसका पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स बाय एडिंग H2O एंड हाइड्रोजन आइटम्स बाय एडिंग H प्लस आयन। तो ये जो मैंने यहाँ पे टोटल 6 स्टेप लिखा है रिडॉक्स बैलेंसिंग का, हाफ रिएक्शन मेथड का, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर रहा है। इसीलिए रिएक्शन में क्या दिख रहे हैं अपन को, H प्लस आयन। और अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, यही मेथड आपको अप टू 6 स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना चाहते हैं तो 7th स्टेप में आप क्या करोगे, जितना H प्लस आयन है ना उतना OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड कर दो। एक साइड ऐड करोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड ऐड कर दो तो रिएक्शन बैलेंस था, बैलेंस ही रहेगा और साथ ही साथ इस बार एसिडिक से बेसिक मीडियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो 2H प्लस है तो चाहे तो 2OH माइनस इधर ऐड कर सकते हैं, इधर भी 2H माइनस ऐड करने पड़ेंगे। 2H प्लस एंड 2OH माइनस विल फॉर्म 2 वाटर and 2 water and 1 water. In left hand side only 1 water molecule will be left. तो रिएक्शन हो जाएगा H2O plus 2MnO4 minus plus Br minus is equal to 2MnO2 plus BrO3 minus plus 2OH minus. This reaction is now balanced in basic medium. अब ये जो रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया, आंसर आ चुका है, लेकिन हम चाहें तो इस आंसर को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा तरीका क्या होगा कि जो स्पीशीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई थी आप केवल उन्हीं स्पीशीज़ का यूज़ करें। दैट मीन्स Br माइनस शुड नॉट बी देयर, Kbr शुड बी देयर। आयनिक स्पीशीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो आप चाहें तो इन आयनिक स्पीशीज़ को वापस से इनके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो H2O MnO4 माइनस की जगह क्या लिख सकता हूँ, KMnO4 प्लस Br माइनस की जगह Kbr, 2MnO2 ऑलरेडी नॉन आयनिक फॉर्म है, प्लस KBrO3 और OH माइनस को क्या लिख सकते हैं, लेट अस से कि 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस ले सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ये पोटेशियम आयन बैलेंस करने पड़ेंगे। अब पोटेशियम आयन इधर कितने हैं, 3, पोटेशियम आयन इधर कितने हैं, 3। बोला ही था कि रिडॉक्स रिएक्शन को आप आयनिक फॉर्म में बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद स्पेक्टेटर आयंस को लास्ट वाले स्टेप में ऐड करोगे तो रिएक्शन जो बैलेंस हो चुका है वो बैलेंस ही रहेगा। हाफ रिएक्शन मेथड काफ़ी इजी है,
सबसे पहला स्टेप क्या है, आयनिक रिएक्शन लिखे। सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को अलग कीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, सभी एटम्स को बैलेंस कीजिए अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोर्थ स्टेप क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना है, H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जोड़ना है H+। एटम्स बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करें बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं, तो इन दोनों रिएक्शन को अगेन ऐड करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनाना है, लेकिन ऐड इस तरीके से होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट कैंसिल आउट ईच अदर। दिस वे रिएक्शन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस्ड। एक दो एग्जांपल और सॉल्व करेंगे, और ऐसा करते हैं कि एग्जांपल भी वही लेते हैं जो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था। तो जब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बता रहा था, तो उसमें एक टाइप आया था डिसप्रपोर्शनेशन, और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे करते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। और कोई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद करने के लिए बोला था मैंने, क्या था, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेसिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, डिसप्रपोर्शनेट। तो कोई एक मैं बैलेंस कर देता हूँ, बाकी आपको बैलेंस करना है। लेट अस से कि फॉस्फोरस वाला ही कर देते हैं। फॉस्फोरस वाला बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट होके बनाता है फॉस्फीन गैस PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो फॉस्फोरस 0 में है, PH3 में कहाँ है, -3 में, और NaH2PO2 में किस में, +1 में। 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो P4 से क्या बन रहा है, PH3, और P4 से क्या बन रहा है, H2PO2 माइनस। Na+ अलग कर दिया मैंने आयनिक फॉर्म में, ठीक है। ऐसा इधर मत कर देना PH3 में, क्योंकि PH3 आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड, इसीलिए कंप्लीट लिखा है PH3। थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑल अदर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस बैलेंस करें, तो यहाँ क्या लगा दें, 4, फॉस्फोरस बैलेंस हो गए। इधर क्या है, H2PO2 माइनस, इधर भी क्या लगा दो, 4। फॉस्फोरस इज बैलेंस्ड इन बोथ हाफ रिएक्शंस। नाउ इट इज टाइम टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं वाटर को ऐड करके। तो फोर्थ स्टेप, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है ही नहीं, तो बैलेंस कहाँ से करेंगे, हाइड्रोजन एटम बस बैलेंस कर देते हैं। 12 हाइड्रोजन एटम्स आर एक्स्ट्रा, देयरफॉर 12H+। इधर क्या है कि 8 ऑक्सीजन एटम्स, देयरफॉर 8H2O। नाउ 16H+ एंड 8H+, तो ओनली 8H+ आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। नाउ ऑल टाइप ऑफ एटम्स आर बैलेंस्ड। नाउ इट इज टाइम टू बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। 12H+ प्लस P4, 4PH3। न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इधर 12 पॉजिटिव है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो ये भी न्यूट्रल हो गया, इधर न्यूट्रल था। 8H2O प्लस P4, 4H2PO2 माइनस प्लस 8H+। P4H2O दोनों न्यूट्रल है, 4 माइनस 8+, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 प्लस को कैंसिल आउट करना चाहिए, तो 4 माइनस मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होने वाले। कैसे कैंसिल आउट हो सकते हैं कि इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 12 इलेक्ट्रॉन आफ्टर एडिंग। तो कितना हो जाएगा, 12H+ प्लस P4, और क्या हो जाएगा, 24H2O प्लस 3P4। इधर क्या बचेगा, 4PH3, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद
H2PO2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24H प्लस. नाउ 24H प्लस 12H प्लस 12H प्लस 24 water, only 24 water, and here how many water? No water. That means 24H2O will remain as same. Now complete reaction. P4 plus 3P4, that is 4P4 plus 24H2O, 4PH3, 12H2PO2 minus, and how many H plus? 12H plus. This reaction is now balanced. हम चेक भी कर सकते हैं, सारे के सारे एटम्स को देख लीजिए, अगर बैलेंस है इसका मतलब कि करेक्ट है, नहीं है इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो चुकी है. बट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम. वी हैव टू बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम, क्योंकि फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया या हैलोजेंस हो गई, ये बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं. यही हमने याद किया हुआ है. फिलहाल देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है. फॉस्फोरस इज हाउ मच? 4 into 4 16, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 48. 24 प्लस 12 प्लस 12 48. 24 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन. रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब क्या करना है कि बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है, तो दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर देते हैं. कितने? जितने कि H प्लस होते हैं. फिर H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बना लेते हैं. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12OH माइनस. इधर भी क्या हो जाएगा? 12OH माइनस. तो कितना हो ये? 4P4 प्लस 12OH माइनस. ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 वाटर. 12 वाटर विल कैंसल आउट 24 वाटर, देयरफॉर only 12 water. 4PH3 plus 12H2PO2 minus. Now again you can see if reaction is balanced or not. Phosphorus is balanced, oxygen atoms are balanced, hydrogen atoms 12 plus 12 24 24 hydrogen atoms are balanced. Every species is balanced. तो ये अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है. आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस होल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड बाय 4. तो कितना हो जाएगा? P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O, इट इज़ इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस. आप चाहें तो वापस इसे आयनिक फॉर्म से कंप्लीट कंपाउंड वाली फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कंपाउंड वाली फॉर्म में लिखेंगे तो P4 3OH माइनस की जगह क्या लिख देंगे? 3NOH प्लस 3 वाटर. क्या बनेगा? PH3 प्लस 3NaH2PO2. कितने Na प्लस ऐड हुआ? 3. इधर भी कितना Na प्लस ऐड हुआ है? केवल 3. तो जो रिएक्शन आपने बैलेंस किया था, स्पेक्टेटर आयंस को ऐड करने के बाद भी बैलेंस है. तो काफ़ी इजी है अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करके रिएक्शन बैलेंस करना. एंड दिस मेथड इज़ नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड. तो अभी आपका होमवर्क भी लिखो. आपको 3 से 4 रिएक्शन कम्प्लीटली इसी मेथड से बैलेंस करना है, और इसी मेथड से क्या आपको दोनों मेथड यूज़ करके बैलेंस करना है, ताकि दोनों मेथड में आप कंप्लीट एक्सपर्ट हो जाए. होमवर्क में बहुत सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं अपन. जैसे कि पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ही लिख लेते हैं. एसेट बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या देता है? सबको पता है, सल्फाइड आयन. और क्या देता है? थायोसल्फेट आयन, दैट मीन्स सोडियम थायोसल्फेट. सेकंड हैलोजन. हैलोजन में लेटस है कि Cl2 ले लेते हैं. OH माइनस डाइल्यूट एंड कोल्ड. इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाता है? Cl माइनस प्लस ClO माइनस. और अगर मान लो
कि यहाँ पर ये जो OH माइनस है ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या बनाएगा Cl माइनस क्लोराइड आयन एंड अगेन ClO3 माइनस क्लोरेट आयन। एक और रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि KMnO4 की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट लिख देंगे जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेट अस से कि लिखते हैं अपन आयरन ऑक्सलेट। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, Fe2 प्लस C2O4 2 माइनस। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे कार्बन का कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा +3। आयरन +2 से +3 में जा सकता है। आयरन की दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3। अगर +2 में है तो इसको ऑक्सीडाइज करवा के +3 में पहुंचा सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। और अगर आयरन +3 में है तो इसे रिड्यूस करवा के +2 में पहुंचा सकते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो आयरन +2 से कहाँ जा सकता है +3 में, कार्बन +3 से कहाँ जा सकता है +4 में, CO2 में होता ही है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, आयरन को ये पहुंचा देगा 3+ में, कार्बन को पहुंचा देगा +4, दैट मीन्स CO2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा कहाँ तक, Mn2+। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना ही आपको। और पहली 3 रिएक्शन तो आपको पता ही है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दोनों मेथड अभी हमने सीख लिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। अब बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वहाँ पे अपन आ चुके हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सिमिलरली मोल कंसेप्ट के जैसा ही होगा कि लेट अस से कि A स्पीशीज से B स्पीशीज से रिएक्ट करके C और D बना रहा है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ A विल रिएक्ट विद B, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ A विल गिव C, हाउ मेनी मोल्स ऑफ विल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ D। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने मोल कंसेप्ट में डील किए थे। क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी वैसा ही होगा, लेकिन रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। और रिएक्शन को जो सॉल्व करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस को या तो बैलेंस करना पड़ता है, या फिर अगर आप बिना बैलेंस किए भी क्वेश्चन का आंसर लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। ओके, अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो भी है, जो भी फॉर्मूले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये सब पढ़ने से पहले थोड़ा हम क्वेश्चंस में मिलने वाली स्पीशीज़ को देख लेते हैं ना। एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि हमें कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलने वाली हैं, और जब ये स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज होंगी तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ तक जाएंगी, या रिड्यूस होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ तक जाएगा। ओके, तो जनरली अगर अपन देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कॉजेस ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तभी तो सामने वाला लूज कर पाएगा। और हमें पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है। तो मेनली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम डील करेंगे वो कौन कौन से मिलते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हाई होती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन हो गया, लेट अस से कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O3 हो गया। ये सारे कंपाउंड हमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे आने वाले क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। और सिंपल है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा तो फ्लोरीन सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन का खुद का रिडक्शन होगा, तो फ्लोरीन क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन खा के F-। क्लोरीन क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O2-। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है, -2।
और सिमिलरली O3 में भी अपने पास O ही है और O भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना चाहेगा, O2 माइनस। तो ये जनरल आइडिया अपने पास हो गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मिल सकते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना सकते हैं, F माइनस Cl माइनस O2 माइनस एंड O2 माइनस। अगेन और भी आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक में भी डील करते हैं अपन, KMnO4 अपने पास एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या हो सकता है, K2Cr2O7, और क्या हो सकता है H2O2, और क्या होता है HNO3 मान लेते हैं, और क्या होता है H2SO4। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको आगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। इन्हीं सारी स्पीशीज से डील करना है। क्रोमियम किस में है, +6 में है। ऑक्सीजन किस में, -1 में है। नाइट्रोजन किस में, +5 में है। सल्फर किस में, +6 में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंगनीज किस में है, +7 में है। और H2O2 तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन किस में, -1 में, जबकि ऑक्सीजन किस में जाना चाहता है, -2 में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H2O2 और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट H2O2 के बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि H2O2 रिएक्शंस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से काम करता है। अगर H2O2 से ज़्यादा औकात वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, H2O2 का ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा। और अगर मान लीजिए कि H2O2 की किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा या एज एन रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, डिपेंड करता है कि आपको अदर स्पीशीज कौन सा दिया हुआ है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या H2O2 से ज़्यादा है या H2O2 से कम है। अब ये जो स्पीशीज मिलती है इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं ये सामने वाले का, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब सामने वाले का ऑक्सीडेशन होता है तो इनका खुद का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद इनसे क्या कंपाउंड बनता है या क्या आयन बनता है वो भी हमें देखना है। तो मेनली अपन डील किस पे करेंगे, KMnO4, और किस पे डील करेंगे, K2Cr2O7। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। सबसे पहले KMnO4 देख लेते हैं। KMnO4 में Mn ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है, इसीलिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खुद का रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद Mn2+ में भी जाता है, Mn4+ में भी जाता है, Mn6+ में भी जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है पर Mn, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो Mn +7 से +2 +4 या +6 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये डिपेंड करता है। और ये भी हमें लर्न करना ही है कि अगर मान लीजिए कि एसिडिक मीडियम होगा तो Mn +7 से +2 में जाता है। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होगा या स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम होगा तो Mn +7 से +6 में जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। और अगर आपको डाइल्यूट या फिर ऐसे बोल सकते हैं फैंटली अल्कलाइन, थोड़ा बहुत अल्कलाइन मीडियम दे रखा है या डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम दे रखा है या फिर कुछ नहीं तो एक्वस न्यूट्रल भी अगर आपको दे रखा है तो Mn7+ Mn4+ में जाता है। KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने के बाद खुद का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद ये क्या बनाता है, ये तीनों केसेस आपको याद रखने ही हैं क्योंकि तीनों केसेस हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सिमिलरली अगर K2Cr2O7 की बात करें, +6 में है
मोस्टली K2Cr2O7 के जो क्वेश्चन है हमें एसिडिक मीडियम में ही मिलते हैं, और एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने के बाद जब खुद रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड या Cr3 प्लस 6 से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है। तो पर क्रोमियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 3, लेकिन K2Cr2 में कितने क्रोमियम एटम है, 2, तो दोनों क्रोमियम एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 6। सिमिलरली रिडक्शन में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं, तो हमें ये आइडिया रहे कि आने वाले क्वेश्चंस में क्या क्या स्पीशीज हमें मिलेगी, और ये स्पीशीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा, रिडक्शन करवाता है, कॉजेस रिडक्शन। जिसका भी रिडक्शन होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। अगर उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यही तो देगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम किसका है, मेटल्स का है। मेटल अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जैसे अल्कली मेटल्स क्या बना देते हैं, +1, या अल्कलाइन मेटल्स क्या बना लेते हैं, +2। एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से डोनेट कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या मिल सकते हैं, मेटल हाइड्राइड, जैसे कि NaH, KH, MgH2 सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। Na+, Mg2+, या K+ यहाँ प्रेजेंट है, साथ ही साथ और कौन प्रेजेंट है, H-। तो ये जब मेटल हाइड्राइड्स H- आयन को देंगे तो ये H- आयन किसी और दूसरी स्पीशीज पे जाके चिपकेगा, जिस पे भी जाके ये चिपकेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, और ये क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो सकता है, लुईस बेसिस, जैसे कि अमोनिया हो गया, जैसे कि मिथाइल अमाइन हो गया। और हमने ये पता किया था कि कोई कंपाउंड में एलिमेंट अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो जैसे अपन को और क्या मिल सकता है, H2S में सल्फर क्या है, 2- में। चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद कहाँ जा सकता है, +4 में जा सकता है, +6 में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये सारे स्पीशीज़ के साथ डील करना हमें मिल सकता है। और बता देते हैं, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपाउंड्स बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस में क्या क्या स्पीशीज़ आपको मिलेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए कि डी ब्लॉक पे अगर ध्यान दें तो क्या मिलेगा, KMnO4, K2Cr2O7। आयरन के बारे में देखें तो आयरन के 2 तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, Fe2+, Fe3+। सिमिलरली कोबाल्ट के बारे में देखें तो Cobalt2+, Cobalt3+। अगेन कॉपर के बारे में देखें +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। पी ब्लॉक में अगर आए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इसके कंपाउंड होते हैं, आर्सेनिक के कंपाउंड होते हैं। तो आर्सेनिक नाइट्रोजन वाले भाई हैं, +3 और +5 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आर्सेनिक +5 में हो सकता है, +3 में हो सकता है। जैसे कि AsO4 3- या AsO3 3-। इन कंपाउंड में आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और +3 है। सिमिलरली और क्या हो सकता है, हैलाइड आयंस हो सकते हैं, जैसे कि I- हो सकता है, Br- हो सकता है, इस तरीके से। तो आप इसमें ये नोट कीजिए, मोस्टली आपको यही मिलने वाला है। अच्छा, और क्या मिल सकता है, C2O4 2- आयन भी मिल सकता है, ऑक्सलेट आयन। Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3। क्या होगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई भी, ये जैसे है ना, या फिर K2Cr2O7, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe2+ को कहाँ पहुँचा देगा, Fe3+ में। रिड्यूसिंग एजेंट है तो Fe3+ को कहाँ पहुँचा देगा, Fe2+ में।
सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CO2 प्लस को कहाँ पहुंचा देगा, CO3 प्लस में, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो CO3 प्लस को कहाँ पहुंचा देगा, CO2 प्लस में। कॉपर का भी वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +1 से +2 पहुंचा देगा, रिड्यूसिंग एजेंट +2 से +1 पहुंचा देगा। आर्सेनिक की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +5। डिसाइड करना है कि आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है या रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग दूसरा जो कंपाउंड है रिएक्शन करने वाला वो आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको एक कंपाउंड दिया गया और उस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने KMnO4 के साथ करवाई। अब आपको आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन एक्चुअली में अपन गैस कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने पास है। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए कि KMnO4 के कितने मोल आयरन 2 ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके कितने मोल आयरन 2 ऑक्सलेट के लेटर से कि 10 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कितने मोल इसके 10 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सब आपको करने से पहले कंप्लीट इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। अभी तो आपने केवल रिएक्टेंट लिखा है, अभी क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी लिखना पड़ेगा। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयरन ऑक्सलेट में ये आयरन सेकंड ऑक्सलेट आपको दे रखा है, Fe2+ में प्रेजेंट है, और ऑक्सलेट आयन में कार्बन किस में प्रेजेंट होता है, 3+ में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, आयरन को भी इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देगा और कार्बन को भी इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देगा, और खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो खुद का जब रिडक्शन होगा तो Mn7+ से +6 में, +4 में या +2 में कहाँ आएगा, डिपेंडिंग ऑन मीडियम। लेट अस से कि कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन वाला इतना तो प्रोवाइड करेगा। तो आयरन को कहाँ पहुँचा देगा, 3+ में, कार्बन को कहाँ पहुँचा देगा, 4+ में, तो क्या बना देगा, CO2, और खुद रिड्यूस होके एसिडिक मीडियम में कहाँ चला जाएगा, +2 में। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसे बैलेंस करके मोल कंसेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, चाहे तो बिना बैलेंस किए हुई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, कुछ जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए, कुछ जनरल रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए, और आपको जनरली आइडिया लग जाएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं अभी। अब मोल कंसेप्ट में आपने क्या पता किया, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, कितना होता है, गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमें क्या डील करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट से, कि एक कंपाउंड दे दिया मैंने, लेट अस से कि KMnO4, उस कंपाउंड का मैंने आपको गिवन वेट लेट अस से कि 100 ग्राम दे दिया। अब 100 ग्राम में KMnO4 के कितने मोल हैं ये तो आपको पता है, लेकिन 100 ग्राम में KMnO4 के कितने इक्विवेलेंट है ये आपको पता करना होगा। ओके, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ अपन और क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ लेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमें पता लगेगा। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, सबसे बेसिक हाइपोथेटिकल AA दैट इज प्लस BB दैट इज इक्वल टू CCN DD। स्मॉल लेटर्स आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैपिटल लेटर्स आर कंपाउंड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अज्यूम करते हैं कि ये बैलेंस है, मैं खुद बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मोल कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि A के पर्टिकुलर मोल के लिए B के कितने मोल चाहिए, या C का कितना मोल फॉर्म होगा, या D का कितना मोल फॉर्म होगा। और क्या आता है अपने पास, वो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई A दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई B दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई C दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाई D। ऐसा कभी नहीं है कि मोल्स ऑफ A इक्वल टू मोल्स ऑफ B, A के 5 मोल B के 5 मोल से रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है।
ए के कितने मोल बी के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, दिस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन stoichiometric coefficient, and stoichiometric coefficient can only be obtained after balancing this reaction. तो मोल कंसेप्ट से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बट यू रिक्वायर दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं भी करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना बहुत ही मतलब कि तरीके से लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा कॉशियस होकर लगाना पड़ेगा, वरना सवाल आप गलत भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। देखो कितना सिंपल है, केमिकल रिएक्शन चाहे कैसी भी हो, यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन में चाहे किसी भी तरीके के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आए उनसे मतलब ही नहीं है। सीधा सा एक फंडा है कि ए के मोल और बी के मोल बराबर नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए बी सी और डी के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, दिस इज ऑलवेज नेसेसरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ ए विल रिएक्ट विद हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल। तो अगर आपको ए के इक्विवेलेंट पता है तो आप बी के इक्विवेलेंट भी बता सकते हैं, सी के भी बता सकते हैं, डी के भी बता सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम ही होने वाला है। तो यहाँ से आपको लग गया ना कि जिस तरीके से आपको मोल निकालना आता है उस तरीके से आपको ए बी सी और डी के इक्विवेलेंट निकालना भी आना चाहिए। तो यहाँ से अपन सीखते हैं कि व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड, व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड। तो लेट अस से कि कोई सब्सटेंस है अपने पास, उसका गिवन वेट है W ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है लेट अस से कि M, एक टर्म और आती है इक्विवेलेंट वेट है लेट अस से कि E। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास W/M, N इक्वल टू W/M। और एक और फॉर्मूला अपने पास आता है इक्विवेलेंट्स, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपाउंड। तो इक्विवेलेंट अगर आपको कंपाउंड के निकालने हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ से अपने पास कंपाउंड के इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इसका भी अपने पास एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो सबसे जो बिगर क्वेश्चन यहाँ पे है वो यही है कि ये एन फैक्टर क्या है। अभी ये मान लो कि पूरे लेक्चर में हमें यही निकालना सीखना है, एन फैक्टर। और अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाता है तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ से ना, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज W ग्राम divided by equivalent of the substance, and equivalent weight is equal to molecular weight divided by n factor. Again, equivalents or number of equivalents is equal to W divided by molecular weight multiplied by n factor. अब आप खुद ही देख सकते हैं W डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या बोलते हैं, मोल्स। तो मोल्स को अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट्स। मोल्स को n फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन यहाँ पर निकल के आया है
दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एंड ऑल्सो एक और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इन दोनों रिलेशन को हमें रिमेंबर एकदम अच्छे से लर्न करना है। तो अभी इक्विवेलेंट निकाल अगर सकते हैं आप तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एन फैक्टर, क्योंकि मोल्स निकालना तो हमें आता है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, या इनफैक्ट नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें एन फैक्टर अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो अगर मान लो कि कोई अपने पास आयनिक रिएक्शन है, तो आयनिक रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसमें एन फैक्टर क्या होता है? मेटल्स का एन फैक्टर क्या होता है? आयंस का एन फैक्टर क्या होता है? ये सब इजी बातें हैं, इनका रिडॉक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में रिडॉक्स रिएक्शन होती है तब उसका एन फैक्टर क्या होता है? ये एन फैक्टर निकालना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन फैक्टर अगर निकाल लिया तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अभी मैंने आपको कोई एन फैक्टर निकालना नहीं सिखाया, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालेंगे, बस क्वेश्चन का मेथड लिखेंगे। मेथड लिखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। विदाउट बैलेंसिंग क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, बट यू नीड एन फैक्टर। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है, लेट अस से हाउ मैनी और हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.25 molar KMnO4 is required to react completely with FeC2O4। सेम क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। वन इज मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है? KMnO4। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन करेंगे फेरस ऑक्सलेट। आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं एक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं अस। तो यहाँ पर आयरन किस में? +2 में, क्योंकि ऑक्सलेट आयन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2-। तो आयरन के ऊपर क्या होगा? एक तरीके से 2+। तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्सलेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा? Fe2+ से चला जाएगा Fe3+। कार्बन ऑक्सलेट आयन में +3 में होता है तो कहाँ पहुँच जाएगा? +4, मतलब कि क्या बना देगा? CO2। और KMnO4 खुद +7 में होता है, एसिडिक मीडियम है तो कहाँ चला जाएगा? 2+ में। रिएक्शन लिख लिया, एक काम तो हुआ। चलो उसके बाद इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मोल्स ऑफ KMnO4 may or may not be equal to moles of ferrous oxalate depending on stoichiometric coefficient। और stoichiometric coefficient केवल तभी आ सकते हैं जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। तो अगर आप मोल कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं, यहाँ इसका अमाउंट लिख लेता हूँ। अगर आप मोल कंसेप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद मोल कंसेप्ट यूटिलाइज करके आंसर आप बता दोगे। लेट अस से कि इसको बैलेंस करने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है B, यहाँ पे आता है A, तो बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई A दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आयरन ऑक्सलेट डिवाइडेड बाई B। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। और यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको पता है तो क्या आ जाएगा आंसर? वॉल्यूम का। मोल कंसेप्ट से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सीधा लिखूँगा, बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है।
number of equivalent of KMnO4 that must be equal to number of equivalent of ferrous oxalate. Number of equivalent of KMnO4 must be equal to number of equivalent of ferrous oxalate. Equivalent क्या होता है बेटा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर. इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे? इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर. अब दोनों के मोल क्या होंगे? KMnO4 के मोल तो होंगे मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई लेटर से किसका वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं V. तो इसके मोल कितने आएंगे? 0.25 और ये हो गया V लीटर. सिमिलरली आयरन ऑक्सलेट के क्या मोल आएंगे? 0.1 मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 0.05 लीटर. दोनों के मोल तो पता हो गए. और अगर हमें ये एन फैक्टर पता होता तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है. केवल हमें KMnO4 और आयरन ऑक्सलेट या फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर पता होना चाहिए. तो उसके बाद विदाउट रिएक्शन बैलेंसिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, दैट वॉल्यूम कैन बी आंसर्ड. लेकिन दोनों कंसेप्ट अपनी जगह पे सही हैं. ये कंसेप्ट इसलिए सही है क्योंकि इससे ज़्यादा करेक्ट आंसर आते हैं. करेक्ट आंसर इसलिए आता है क्योंकि अगर आपने रिएक्शन बैलेंस कर लिया तब तो ये बहुत ईजी है निकालना, गलती होने का चांस ही नहीं है. और यहाँ पे जब आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं, केवल एन फैक्टर से काम करते हैं, और एन फैक्टर अगर आपने गलती से सब्सटेंस का कुछ गलत ही ले लिया तो एन फैक्टर अगर आप गलत ले लोगे तो आंसर भी क्या आएगा? गलत. लेकिन फिर भी हम जब एन फैक्टर निकालना सीखेंगे तो बहुत अच्छे से एन फैक्टर निकालना सीखें ताकि क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है वो अपनी अच्छी हो और अपन मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में मोल कंसेप्ट यूज़ करें. और जैसे ही रिडॉक्स वाले क्वेश्चन आए तो उसमें हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आंसर निकालें क्योंकि वो फास्ट होगा. लेकिन फास्ट होने के साथ साथ हमें कॉशियस भी होना पड़ेगा कि ताकि एन फैक्टर हम सही से निकाल पाएँ. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. ओके, आज जो आपको होमवर्क मिला है रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का वो आप कंप्लीट कीजिएगा.